हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सुपर डुपर टॉपिक लेके आई हूँ। ये एक ऐसा पार्ट है गर्भवती महिला जो आपके सिलेबस का सेक्शन 1 भी कवर करता है और सेक्शन 4 भी कवर करता है। तो यहाँ से करीब 10 से 15 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ये टॉपिक अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आज मैं ये टॉपिक कराने वाली हूँ ना, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेसिक के अपन कर चुके हैं। हर जगह आप बेसिक पढ़ रहे हो। हम बहुत ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम में आना है और एडवांस लेवल के प्रश्न रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू से स्टार्ट करते हुए जितने प्रश्न आज हो जाएंगे आज करेंगे, बाकी इसके 3 से 4 वीडियो आएंगे। उसमें करीब मैं गर्भवती महिला के 1 से 2000 क्वेश्चन जो है करवा दूंगी। उसके बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए 101 से 2000 फैक्ट आपके कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था का जो पंजीकरण है वो कितने सप्ताह पूर्व किया जाना चाहिए। मतलब आप गर्भावस्था है, इसका पंजीकरण हॉस्पिटल में कितने दिन पहले हो जाना चाहिए। तो जैसे ही आपको पता चले कि आप गर्भवती हो, गर्भवती होने के 12 सप्ताह के अंदर अंदर, कितने 12 सप्ताह के अंदर अंदर महिला को अपने गर्भावस्था का पंजीकरण करवा लेना चाहिए। और जैसे ही पहला पंजीकरण हो, फर्स्ट 12 सप्ताह के अंदर अंदर पहला टीडी का टीका भी लगवा लेना चाहिए, जिसको हम TD1 बोलते हैं, टिटनेस डिप्थीरिया का टीका, जो पहले टीटी के नाम से जाना जाता था। अब उसको पहले टिटनेस टॉक्साइड कहते थे, अब इसको टिटनेस डिप्थीरिया बोलते हैं। और इसकी जो मात्रा है वो 0.5 ml दी जाती है। और इसका जो टीका है ना, जैसे ही ये बोला जाता है कि जैसे ही पता लगे औरत को कि मैं गर्भवती हूँ, उसके तुरंत ही उसको लगवा लेना चाहिए। वैसे पहला टीका लगाने की जो अवधि होती है वो 12 सप्ताह तक की होती है। मतलब शुरू के जो 3 महीने होते हैं वो में करवा सकती है। और गर्भावस्था का पंजीकरण भी जो है 12 सप्ताह के अंदर ही कर लेना चाहिए। और टोटल जो एंटीनेटल जांच होती है, एंटीनेटल केयर होती है या ANC केयर जिसको बोलते हैं, या गर्भवती महिला की जो जांचें होती हैं, टोटल कितनी होना चाहिए, टोटल 4 जांचें होना चाहिए। पहली जो होना चाहिए वो 12 सप्ताह तक हो जाना चाहिए, दूसरी 14 से 26 सप्ताह में होना चाहिए। पहली कितनी हो जाना चाहिए, 12 सप्ताह में, अपन अभी कर ही रहे हैं। दूसरी कितने में हो जाना चाहिए, दूसरी हो जाना चाहिए 14 से 26 सप्ताह में। तीसरी कितने में होना चाहिए, 28 से 34 सप्ताह में। और जो चौथी जाँच है, सबसे लास्ट वाली, वो 36 सप्ताह से प्रसव तक की जाँच होती है। पहला जब टीका लगवाएं और दूसरा टीका लगवाएं तो उन दोनों के बीच करीब 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अंडोत्सर्ग के बाद कितने सप्ताह की अवधि जो होती है वो डिम्ब अवस्था कहलाती है। जैसे ही अंडा निकला, अंडो हुआ, अंडा में जो हुआ निषेचन हुआ, फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन नलिका के जो एम्पुला वाले भाग होता है, फेलोपियन नलिका का जो एम्पुला नामक भाग होता है जहाँ पर निषेचन होता है, निषेचन हो गया, ठीक है। अब निषेचन के बाद कितने सप्ताह तक वो डिम्ब ही रहता है, एक अंडे के रूप में ही पड़ा रहता है। तो निषेचन के या अंडोत्सर्ग के बाद जो 2 सप्ताह तक की अवधि होती है, कितनी, 2 सप्ताह तक की जो अवधि होती है वो डिम्ब अवस्था कहलाती है। जबकि जो 9 सप्ताह तक की अवधि होती है, तो 9 सप्ताह तक की अवधि होती है या 2 माह तक की जो अवधि होती है उसको हम भ्रूण अवस्था कहते हैं। उसके बाद की जो अवस्था होती है वो भ्रूणस्थ शिशु अवस्था कहलाती है। तो अंडोत्सर्ग के बाद कितने सप्ताह तक की अवधि जो है वो डिम्ब अवस्था कहलाती है। 2 सप्ताह तक की अवधि जो होती है वो डिम्ब अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु के लंब अक्ष का मातृत्व स्पाइन के लंब अक्ष से संबंध क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, गर्भस्थ शिशु का जो लंबा शरीर होता है, लंब अक्ष होता है, जो बच्चा जो होता है वो लेटा हुआ होता है जिस अवस्था में, तो उसी अवस्था में माता की जो स्पाइन होती है वो भी उसी सप्ताह में, मतलब उसी अवस्था में जब लेटी हुई होती है, उसी अवस्था में जब होती है, तो वो संबंध क्या कहलाता है। उस संबंध को हम स्थिति या कभी कभी अवस्थिति भी लिखा जाता है। और इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, लाई। तो गर्भस्थ शिशु के लंब अक्ष का गर्भाशय के लंब अक्ष से संबंध, गर्भस्थ शिशु के लंब अक्ष का ये मात्रक स्पाइन मतलब क्या होता है, गर्भाशय के लंब अक्ष से। तो गर्भस्थ शिशु के लंब अक्ष का माता के गर्भाशय के लंब अक्ष से जो संबंध होता है, या भ्रूण और मातृ स्तंभ जब समान जगह पर आ जाते हैं, भ्रूण का नीचे का हिस्सा और माता का नीचे का हिस्सा जब समान अवस्था में होते हैं, समान स्टेज पे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है,
उसको हम स्थिति बोलते हैं। स्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्थिति को इंग्लिश में लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्थिति को इंग्लिश में? स्थिति को इंग्लिश में लाई बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि भ्रूण का लंब अक्ष का और गर्भाशय का लंब अक्ष का जब दोनों क्या होते हैं, एक ही समान स्थिति पर होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्थिति कहलाता है, या इसको क्या बोलते हैं? लाई बोलते हैं। अगला है गर्भस्थ शिशु का वह भाग जो गर्भाशय के निचले सिरे में स्थित होता है, क्या कहलाता है? गर्भस्थ शिशु का वह भाग जो गर्भाशय के निचले सिरे में स्थित होता है। निचले सिरे में क्या होगा स्थित? जो गर्भाशय शिशु का निचले सिरे में क्या होता है? उसका सिर होता है, जिसको हम क्राउनिंग बोलते हैं, सिर होता है। तो गर्भाशय के निचले सिरे में होता है, वो क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं गर्भ प्रस्तुति अंग। इसको हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी इसको बोलते हैं। गर्भस्थ शिशु का पहला भाग, जो गर्भस्थ शिशु का जो पहला भाग होता है, जो गर्भाशय ग्रीवा के बिल्कुल डॉक्टर को दिख जाता है कि बच्चे का जो सिर है वो बाहर आने वाला है गर्भाशय के, तो गर्भाशय के अंदर से ही दिख जाता है, जो सिर दिखता है उसको हम गर्भ प्रस्तुति अंग बोलते हैं। और ये जब इसको और क्या बोला जाता है? इसको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी इसको बोलते हैं, ये भी याद रखना। और क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी इसको बोला जाता है। और सिर इसमें गर्भाशय ग्रीवा के सामने होता है। गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है उसके ठीक सामने क्या हो जाता है? बच्चे का जो होता है सिर हो जाता है, और सिर के बाहर वो आता है। सिर के बाहर बच्चा बाहर आता है तो वो सबसे सही अवस्था होती है। और बच्चे के पैर जो होते हैं पीछे होते हैं, और सिर जो होता है आगे होता है। सिर के द्वारा जो नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो बच्चे को बाहर निकालते हैं। अगर सिर बाहर नहीं होता है, कोई और स्थिति हो जाती है, तो उसको हम मेल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। उसमें बच्चे का हाथ हो गया, पैर हो गया, कोई दूसरा हिस्सा बाहर निकलने को होता है, तो उसको वो स्थिति गलत हो जाती है, और फिर उसको सी सेक्शन मतलब सीजिंग डिलीवरी करनी रहती है। अगर भ्रूण नितंब से बाहर आ जाता है, अगर भ्रूण जो होता है नितंब मतलब जो श्रोणि से बाहर आ जाता है, तो या पेल्विक हिस्से से बाहर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। मतलब सिर बाहर नहीं आता है, बच्चा का कोई भी और दूसरा हिस्सा अगर बाहर आने लगता है तो उसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जबकि अगर सिर बाहर दिखता है तो उसको हम गर्भ प्रस्तुति अंग या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जबकि कोई और हिस्सा दिखने लगता है तो उसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं। दोनों प्रेजेंटेशन को याद रखना। जब सिर बाहर दिखता है, जो अच्छी पोजीशन होती है, उसको हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। या और बच्चे का शरीर का कोई दूसरा अंग दिखने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। और जो बीच प्रेजेंटेशन होता है वहाँ पर सीजर डिलीवरी मतलब सी सेक्शन डिलीवरी ही करनी पड़ती है, ऑपरेट होके ही बच्चा बाहर निकलता है। अगला है शीर्ष प्रस्तुति में जो निर्धारक अंग होता है वो कौन सा होता है? शीर्ष प्रस्तुति में जो निर्धारक अंग होता है वो क्या होता है? ऑक्सीपुट होता है। शीर्ष प्रस्तुति में क्या होता है? निर्धारक अंग ऑक्सीपुट होता है। ये ऑक्सीपुट क्या होता है? ऑक्सीपुट को बोला जाए तो बच्चे के सिर की जो हड्डी होती है, बच्चे के सिर की जो हड्डी होती है, बच्चे के सिर की जो हड्डी होती है ना, वो ऑक्सीपुट कहलाती है। बच्चे के सिर की हड्डी क्या कहलाती है? ऑक्सीपुट कहते हैं बच्चे के सिर की हड्डी को। और यही शीर्ष प्रस्तुति में, शीर्ष प्रस्तुति मतलब बच्चे का जो सिर दिख रहा है, गर्भाशय के नीचे से बच्चे का इस तरह से सिर दिख रहा है, उसको हम क्राउनिंग भी बोलते हैं। और इसी को ही पकड़ कर ही क्लिप द्वारा बच्चे को बाहर निकाला जाता है। इसी सिर को पकड़ के ही बच्चे को खींचा जाता है। तो ये सिर्फ उसका निर्धारक अंग कौन रहता है? तो वो रहता है ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट मतलब क्या होता है? सिर की जो हड्डी होती है वो ऑक्सीपुट कहलाती है। सिर की हड्डी क्या कहलाती है? ऑक्सीपुट कहलाती है। अगला है प्लेसेंटा के प्रसव से लेकर 1 घंटे तक की अवलोकन अवस्था क्या कहलाती है? देखो, प्रसव की टोटल कितनी अवस्था होती हैं? प्रसव की टोटल 4 अवस्था होती है। प्रसव की टोटल कितनी अवस्था होती हैं? 4 अवस्था होती है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली अवस्था में क्या होती है? गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है वो 10 सेंटीमीटर तक फैलती है। पहली अवस्था में क्या होती है? गर्भाशय की ग्रीवा 10 सेंटीमीटर तक फैलना शुरू हो जाती है। दूसरी जो अवस्था होती है इसमें बच्चा बाहर निकल जाता है। पहली जो अवस्था होती है वो सबसे लंबे समय तक होती है, करीब 12 से 24 घंटे तक की ये अवस्था होती है। और 6 से 12 घंटे जो होता है औसतन इसका समय होता है। दूसरी जो अवस्था होती है उसमें बच्चा बाहर निकलता है। तीसरी जो अवस्था होती है उसमें प्लेसेंटा बाहर निकलता है। तीसरी अवस्था में क्या होता है? प्लेसेंटा बाहर होता है। जो चौथी अवस्था होती है वो अवलोकन अवस्था होती है। अवलोकन अवस्था मतलब
इसमें क्या होता है कि जो सारी चीज़ें होती हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो बाहर हो जाती हैं, और इसके अलावा जो गरबा से होता है ना, पुनः अपनी स्थिति में आना, वापस आना आरंभ कर देता है, पुनः अपनी स्थिति में वापस आना आरंभ कर देता है। कौन सी अवस्था में? चौथी अवस्था में। चौथी अवस्था को हम अवलोकन अवस्था कहते हैं। जो प्लेसेंटा के प्रसव से लेके, प्लेसेंटा किस अवस्था में बाहर आता है? तीसरी अवस्था में। प्लेसेंटा किस अवस्था में बाहर आता है? प्लेसेंटा तीसरी अवस्था में आता है। बच्चा किस अवस्था में बाहर आता है? बच्चा दूसरी अवस्था में आता है। और पहली अवस्था में क्या होता है? गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है वो 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है। तो प्लेसेंटा के प्रसव से लेकर 1 घंटे तक की जो अवलोकन अवस्था क्या कहलाती है? प्रसव की चौथी अवस्था कहलाती है। अगला है सूतिका अवस्था, इसको हम परपेरियम भी बोलते हैं। प्लेसेंटा निष्कासन से लेके कितने दिनों तक चलती है? सूतिका अवस्था क्या होती है? सूतिका अवस्था उसमें बोलते हैं जब प्रसव हो गया हो, डिलीवरी हो गई हो, उसके बाद भी कुछ समय तक महिला के योनि से कुछ पदार्थ रिसता रहता है, कुछ पदार्थ निकलता रहता है, उस अवस्था को हम सूतिका अवस्था बोलते हैं, या उसको हम परपेरियम स्टेज भी बोलते हैं। ये कितने दिनों तक रहती है? ये 42 दिनों तक रहती है। कितने दिनों तक रहती है? 42 दिनों तक रहती है, या इसको बोल सकते हैं लगभग 6 सप्ताह तक भी रहती है। 6 सप्ताह बोल सकते हैं, और 42 दिन, 6 सप्ताह में 42 दिन होते हैं, तो सूतिका अवस्था या 6 सप्ताह तक रहती है या 42 दिन तक रहती है। तो 6 सप्ताह या 42 दिन की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? सूतिका अवस्था वो कहलाती है। प्लेसेंटा निष्कासन से लेकर 42 दिन तक होती है। प्लेसेंटा के निष्कासन से 42 दिन तक की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? सूतिका अवस्था या परपेरियम अवस्था कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर हमारा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आकांक्षा 1957 से आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट अपडेट, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत अच्छे एडवांस लेवल के MCQ मैं यहाँ डालती रहती हूँ, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको इंस्टाग्राम पर जाके सर्च करना है आकांक्षा 1957। अभी भी समय है, अभी भी आपके पास बहुत समय है। अगर आप 40 दिन में अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा हम जीतेंगे बैच ले लीजिए। हमारा हम जीतेंगे बैच में कोई एप्लीकेशन पर तैयारी नहीं करवाई जाती है। आप ये पूरी जो तैयारी होती है वो टेलीग्राम पर होती है और व्हाट्सएप पर होती है। व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस को कराई जाती है, टेलीग्राम पर आपके टेस्ट होते हैं, टेलीग्राम पर आपको MCQ PDF दी जाती है, पूरी थ्योरी करवाई जाती है। हर टॉपिक का पहले थ्योरी पढ़ाया जाता है, फिर उसका MCQ करवाया जाता है, MCQ PDF दी जाती है। थ्योरी के बाद डायरेक्ट MCQ अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। विथ थ्योरी अगर पहले पढ़ेंगे और फिर MCQ लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इतने कम समय में हर टॉपिक, इतनी सारी धारा, इतनी योजनाओं की डेट याद रखना आसान नहीं है। तो हम ये सारे टॉपिक जो करवा रहे हैं वो किससे करवा रहे हैं? ट्रिक द्वारा करवा रहे हैं। सारे टॉपिक हम ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। हर कठिन से कठिन फैक्ट को कोशिश की जाती है कि वो ट्रिक द्वारा आप तक पहुँचे और ट्रिक द्वारा आपको याद हो। तो हम वो सारी चीज़ें ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। जैसे कि कोई योजना है, उसकी डेट आपको याद नहीं होती, कोई आयोग है, उसकी डेट आपको याद नहीं हो रही, कोई अधिनियम है, उसकी धाराएं याद नहीं हो रही है, तो वो सारी हम ट्रिक द्वारा करवाएंगे। अब हमारा जो आज हमारा जो ग्रुप है उसमें तैयार करवाया जा रहा है मातृत्व लाभ अधिनियम 1971, MTP एक्ट, जो कि गर्भपात को रोकने के लिए बनाया गया है। कुछ महिलाओं को विशेष परिस्थिति में गर्भपात को अनुमति देने के लिए 1971 में लाया था, और फिर अभी उसको वर्तमान में उसमें संशोधन हुआ है। इसके अलावा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया था, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 में जिसमें संशोधन हुआ है। मध्य प्रदेश महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मध्य प्रदेश महिला से संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं, खाद्य आयोग, इन सब का आज तैयार करवाया जा रहा है, जिनका कल रात को टेस्ट है। अगर आप भी इसी तरह टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। कल के बाद जो है हम स्वास्थ्य की योजनाएं और स्वास्थ्य वाला टॉपिक हमारे स्टूडेंट को पढ़ाने वाले हैं। साथ साथ में मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर भी चलता रहता है, साथ साथ में मानव अंग, मानव शरीर भी चलता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सारे फैक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द हमारा ये पूरा पैकेज ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही शानदार तैयारी यहाँ पर हो रही है, बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवाए जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रामबाण साबित सिद्ध हो सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, आपको 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। एक टेलीग्राम पे टेस्ट ही टेस्ट होते हैं और एक टेलीग्राम पर PDF लेक्चर्स, MCQ प्रैक्टिस सेट,
थ्योरी लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, ट्रिक वीडियो लेक्चर्स होते हैं। इसके अलावा गैलरीज में फ़ोटो द्वारा भी तैयारी कराई जाती है। एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है जहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है। आज भी हमारे यहाँ दिन भर से प्रैक्टिस हो रही है। मतलब आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे। तो इस तरह से वहाँ पे तैयारी कराई जाती है। किस तरह से टेलीग्राम बैच मिलता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में लेके चलूंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूती का अवस्था प्लेसेंटा निष्कासन से कब तक रहती है? 42 दिन तक रहती है। अगला क्वेश्चन है, शिशु को जन्म लेने के पश्चात सामान्य प्रसव में कितनी देर में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? सामान्य प्रसव मतलब होता है कि बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना सी सेक्शन के, बिना ऑपरेशन के अगर कोई बच्चा हो गया है बिना कोई मतलब जो सामान्य प्रसव होता है उसको हम यूटोसिया भी बोलते हैं। सामान्य प्रसव की स्थिति को क्या बोलते हैं? यूटोसिया सामान्य प्रसव की स्थिति होती है। और जो डिस्टोसिया होता है वो असामान्य प्रसव होता है। यूटोसिया में क्या होता है? सिर द्वारा बच्चा बाहर आता है और सिर के बिना और कहीं से भी बच्चे को बाहर अंग वगैरह दिखते हैं तो उसको हम डिस्टोसिया बोलते हैं। सिर के अलावा और कहीं भी दिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको डिस्टोसिया बोलते हैं। तो यूटोसिया होता है और डिस्टोसिया होता है। तो जो सामान्य प्रसव अगर हो गया है, महिला अच्छे से बच्चे को जन्म दे दिया है, तो महिला को तुरंत 1 घंटे बाद बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। तुरंत 1 घंटे में बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। और शुरू का जो 3 दिन का दूध होता है वो कोलेस्ट्रॉम होता है। शुरू का जो 3 दिन का दूध होता है वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। और उसमें इम्यूनोग्लोबिन अल्फा एंटीबॉडी इसमें पाई जाती है माता के दूध में। ये माता की छाती से बच्चे को कोई संक्रमण ना फैले इसलिए ये एंटीबॉडी रक्षा करती है। इसको प्रतिरक्षा बोलते हैं, प्रतिरक्षा पदार्थ बोलते हैं एंटीबॉडी को। तो ये कोलेस्ट्रॉम में पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉम से याद आया कि माता का दूध जो होता है कितने प्रकार का होता है, माता के दूध में क्या क्या होता है, माता के दूध के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि माता के दूध में हिंड मिल्क होता है, फोर्थ मिल्क होता है, कोलेस्ट्रॉम होता है। ये अलग अलग 5-6 प्रकार होते हैं माता के दूध के। माता के दूध कब पिलाना चाहिए, कैसे पिलाना चाहिए, टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, कितने डिग्री पे फ्रिज में रखना चाहिए, इसके लिए माता के दूध का स्तनपान का मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। रात को वो वीडियो लेके आऊँगी और उससे आपका माता के दूध से कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन जाए, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आपके सारे फैक्ट वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, सारे लोग देख लीजिएगा। और सबसे पहले न्यू है चैनल पर तो सारे लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं, मेरे क्वेश्चन पसंद आते हैं। और सारे लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट के लिए क्या करेंगे? कमेंट, बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो करके अपना ओपिनियन दीजिएगा। बाकी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, वो क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिएगा। वो क्वेश्चन आपको मुझे बताना है। आपको मुझे बताना है कि जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी श्वसन दर कितनी होती है? एक सामान्य जो वयस्क व्यक्ति होता है उसकी श्वसन दर कितनी होती है? आप एक बार में सांस लेने में कितना समय लगाते हैं? आपकी श्वसन दर कितनी है? पर मिनट आप कितने बार सांस लेते हैं? पर मिनट आप कितने बार सांस लेते हैं? ये आपको मुझे बताना है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, अब ये मेरी सांस जो है आ जा रही है, ये 1 मिनट में मेरी सांस कितने बार आएगी जाएगी, ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। एक सामान्य व्यक्ति में श्वसन दर कितनी होती है, ये सारे लोग कमेंट कीजिएगा। जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, जो न्यू है ग्रुप में, जो न्यू है चैनल पर, जो पुराने हैं चैनल पर, सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु के शरीर का वह भाग जो आंतरिक औंस के ऊपर स्थित होता है क्या कहलाता है? और ये आंतरिक औंस क्या होता है? आंतरिक औंस वो होता है जो द्वार होता है जो आपके गर्भाशय की ओर जाता है। उस द्वार को हम बोलते हैं, जो आपके गर्भाशय की ओर जा रहा है उसको हम आंतरिक औंस बोलते हैं। तो गर्भस्थ शिशु के शरीर का वह भाग जो आंतरिक औंस के ऊपर स्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको स्थिति बोलते हैं, अंग प्रस्तुति बोलते हैं, या गर्भ प्रस्तुति अंग बोलते हैं। तो बिल्कुल जो बाहर आने वाला होगा, मार्ग में ही होगा, तो वही होगा ना जो गर्भ में गर्भ प्रस्तुति अंग होगा, मतलब जो गर्भ की प्रस्तुति करेगा। तो कौन सा अंग कहलाएगा? गर्भ प्रस्तुति अंग कहलाएगा। गर्भस्थ शिशु के शरीर का वह भाग जो आंतरिक औंस के ऊपर स्थित होता है क्या कहलाता है? गर्भ प्रस्तुति अंग कहलाता है। जो आंतरिक औंस मतलब क्या बताया? वह दरवाजा होता है। आंतरिक औंस वो दरवाजा होता है जो गर्भाशय की ओर जाता है। इसको हम गर्भाशय ग्रीवा भी बोल सकते हैं। आंतरिक औंस को और क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा भी बोल सकते हैं, या इंग्लिश में बोला जाए तो इसको सर्विक्स भी बोल सकते हैं।
तो जो वह भाग जो सर्विक्स के ऊपर स्थित होता है क्या कहलाता है? गर्भ प्रस्तुति अंग कहलाता है। जो सबसे पहले प्रस्तुति देगा उसको हम गर्भ प्रस्तुति अंग कहते हैं। और जो आंतरिक औंस मतलब सर्विक्स या गर्भाशय के दरवाजे के ऊपर स्थित होता है। अगला है नवजात शिशु। कितने दिन के शिशु को नवजात शिशु कहते हैं? 28 दिन तक का जो शिशु होता है वो नवजात शिशु कहलाता है। नवजात शिशु कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। जबकि शिशु जो होता है, अकेले शिशु पूछें, अकेले आपसे शिशु पूछें कि शिशु कितने दिन का होता है, तो 0 से 1 वर्ष का या 28 दिन से 1 वर्ष तक का जो बच्चा है, 28 से 1 साल तक का जो बच्चा है वो शिशु कहलाएगा। 28 से 1 साल तक का बच्चा शिशु कहलाएगा। और 1 से 3 साल तक का जो बच्चा है वो टॉडलर कहलाएगा। 1 से 3 साल का बच्चा क्या कहलाएगा? टॉडलर कहलाएगा। शिशु कितने का कहलाएगा? 28 से 1 साल तक का बच्चा शिशु कहलाएगा। और 1 से 3 वर्ष तक का बच्चा क्या कहलाएगा? टॉडलर कहलाएगा। 1 से 3 वर्ष तक का बच्चा क्या कहलाएगा? टॉडलर कहलाएगा। और 28 दिन तक का बच्चा क्या कहलाएगा? नवजात शिशु कहलाएगा। अगला है 8 सप्ताह पर भ्रूण की लगभग लंबाई कितनी हो जाती है? जब बच्चा जो होता है जब बच्चा 8 सप्ताह तक का हो जाता है तो उस समय भ्रूण की लंबाई कितनी हो जाती है? 8 सप्ताह मतलब जब बिल्कुल बना ही है बच्चा, तो उस समय कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर इंच में बात करें तो इंच में लगभग 1 से 1.5 इंच हो जाती है। इंच में कितनी हो जाती है? लगभग 1 से 1.5 इंच हो जाती है। और सेंटीमीटर की बात करें तो 3 सेंटीमीटर लंबाई हो जाती है 8 सप्ताह के भ्रूण की। 8 सप्ताह तक भ्रूण होता है, मतलब लगभग 1.5 महीने माता को हो जाते हैं गर्भवती हुए, तो उस समय बच्चे की लंबाई बिल्कुल 1 औंस बराबर होती है, मतलब 1 से 1.5 इंच का होता है, छोटा सा होता है, 3 सेंटीमीटर का होता है। जबकि 40 सप्ताह तक जब माता गर्भवती होती है तो भ्रूण की लंबाई कितनी हो जाती है? 50 सेंटीमीटर। औसतन कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। 48 से 50 सेंटीमीटर की औसतन होती है, जो बच्चे की अच्छी हाइट मानी जाती है। बच्चा लंबा होगा तो अच्छा लंबा और लंबाई हो जाएगी, और छोटा होगा तो इससे कम हो जाएगी। औसतन जो अच्छी हाइट होती है, एक एवरेज हाइट होती है, 48 से 50 सेंटीमीटर होती है, जो 40 सप्ताह में हो जाती है। और 8 सप्ताह के जो भ्रूण की जो लंबाई होती है, 8 सप्ताह का जो भ्रूण होता है, जो भ्रूण अवस्था चल रही होती है, तो 8 सप्ताह तक की जो भ्रूण की लंबाई होती है वो कौन सी कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर होती है। 8 सप्ताह तक के भ्रूण की लंबाई कितनी? 3 सेंटीमीटर। अगला है गर्भावस्था के संभावित चिन्ह कौन से हैं? ये तो पूरे ही चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण हैं। जितने चिन्ह दिए गए हैं ये पूरे ही चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण हैं। सारे ही चिन्ह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले चिन्ह की बात करते हैं हम, हैगर्स चिन्ह। कौन से? हैगर्स चिन्ह। ये हैगर्स चिन्ह क्या होता है कि देखो, ये जरूरी नहीं है ये हैगर्स चिन्ह गर्भवती महिला में भी हो, ये जरूरी नहीं है ये गर्भवती महिला में हो, ये गैर गर्भवती महिलाओं को भी हो जाता है। ये गैर गर्भवती महिलाओं को भी हो जाता है और ये गर्भवती महिलाओं को भी हो जाता है। गैर गर्भवती महिला को भी हो जाता है और गैर गर्भवती महिला को भी हो जाता है। क्या होता है इसमें? ये कोई विशिष्ट संकेत नहीं है, ये बताता नहीं है। ये अगर हो तो आप ये नहीं कह सकते कि महिला गर्भवती है या नहीं है। इसमें क्या होता है कि गर्भाशय की जो ग्रीवा का इस्थमस होता है, गर्भाशय की ग्रीवा में जो इस्थमस पाया जाता है वो उसमें वो थोड़ा सा नरम होने लगता है और संकीर्ण होने लगता है, सिकुड़ने लगता है ना। तो ऐसा लगता है कि कहीं गर्भवती तो नहीं है महिला, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा हार्मोन अगर सीक्रेट होता है, हार्मोन के सीक्रेशन के कारण भी ये हैगर्स चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। चौथे और गर्भवती महिलाओं में ये 4 से 6वें सप्ताह में दिखाई देते हैं और 12वें सप्ताह तक ये गायब हो जाते हैं। 12वें सप्ताह तक ये गायब हो जाते हैं और 4 से 6वें सप्ताह में ये दिखाई देते हैं हैगर्स चिन्ह। सबसे पहले हैगर नामक व्यक्ति ने देखा था, इसको बताया था, इसलिए इसको हैगर्स चिन्ह कहते हैं। ये गर्भावस्था का एक गैर विशिष्ट संकेत होता है। गैर विशिष्ट मतलब ऐसा कोई विशेष नहीं होता है, लेकिन है ना, ये इसको हम कह सकते हैं कि गर्भवती महिला का संभावित चिन्ह हो सकता है, संभावित हो सकता है। ठीक है, क्यों होता है ये? इस्थमस जो होता है, जो आपका इस्थमस होता है
वो क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा का जो इस्तेमाल बहुत बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मोन सीक्रेशन होते हैं जिसके कारण ये नरम पड़ जाता है। उसको हम हैगर्स चिन्ह बोलते हैं। दूसरा क्या है, पामर चिन्ह। पावर चिन्ह कभी कभी ये नॉर्मल महिलाओं को भी हो जाता है। क्या होता है इसमें, लीवर सिरोसिस, लीवर में कोई समस्या आ गई, उसके कारण क्या होता है, हाथ जो होते हैं रेड कलर के हो जाते हैं। हाथ कैसे होते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं, इसलिए इसको हम पामर चिन्ह बोलते हैं। जैकमियर चिन्ह के बारे में आपने सुना होगा। जो जैकमियर चिन्ह होता है इसको चैडविक चिन्ह बोलते हैं। जो जैकमियर चिन्ह है उसको क्या बोलते हैं, चैडविक चिन्ह बोलते हैं। ये चैडविक चिन्ह क्या होता है, इसमें जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है, चैडविक चिन्ह में क्या होता है, जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है वो गर्भाशय की ग्रीवा क्या होती है, नीली हो जाती है। गर्भाशय की ग्रीवा क्या होती है, नीले कलर की हो जाती है। जो लेविया होता है, महिला की जो योनि का जो आंतरिक हिस्सा होता है, लेविया मेजोरा, जो बाहर का हिस्सा होता है, लेविया मैनोरा जो अंदर का हिस्सा होता है, वो भी क्या होता है, नीला या पर्पल सा हो जाता है। इसको जैकमियर चिन्ह भी बोलते हैं। ये क्यों होता है, ये जैकमियर चिन्ह या चैडविक चिन्ह या नीला क्यों हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। वैसे तो एस्ट्रोजन हम महिला के गर्भाशय की रक्षा करते हैं। एस्ट्रोजन का काम गर्भाशय की रक्षा करना होता है। एस्ट्रोजन की ज़्यादा स्नाप से, ज़्यादा सीक्रेशन से जो चैडविक चिन्ह आ जाता है, गर्भाशय की ग्रीवा नीली पड़ जाती है। गर्भधारण के 6वें से 8वें सप्ताह में ये होता है। गर्भधारण के 6वें से 8वें सप्ताह में होता है। जोसेफ जैकवेमिन एक व्यक्ति थे, 1836 में उन्होंने इसको खोजा था। किसने खोजा था, जोसेफ जैकवेमिन ने 1836 में इसको खोजा था। किसने खोजा था, 1836 में जोसेफ जैकवेमिन ने इसको खोजा था। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नवजात शिशु का शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। नवजात शिशु का शरीर का तापमान कितना रखना चाहिए। तो नवजात शिशु का जो शरीर का सामान्य तापक्रम है वो 98.6 डिग्री होना चाहिए। कितने डिग्री होना चाहिए, 98.6 डिग्री होना चाहिए, या 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। या तो 98.6 डिग्री होना चाहिए, या कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 और सेल्सियस में कितना होना चाहिए, 3 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही याद रखिएगा। फ्रेंड्स, नवजात शिशु के संबंध भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी, और हमारे हम जीतेंगे बैच में फरवरी से जो रिवीजन करूँगी ना, रिवीजन में फटाफट, अभी हम थ्योरी सब कुछ करवा रहे हैं, बचे हुए जो 15-20 दिन है, जो फरवरी का समय रहेगा हमारे हम जीतेंगे बैच में, दिन भर प्रैक्टिस करो, दिन भर प्रैक्टिस करो, दिन भर क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों को हर टॉपिक के। नवजात, ये नवजात किससे संबंधित हर टॉपिक, इसका रक्तचाप कितना होता है, नाड़ी दर कितनी होती है, सोते समय कितनी होती है, कब ये रोता है, कब माँ को पहचानता है, नवजात के सारे फैक्ट, नवजात से संबंधित ही करीब 500 MCQ कराऊंगी। गर्भवती महिला के करीब 1000 MCQ कराऊंगी। वीडियो में जितना पॉसिबल हो पाता है ले आती हूँ, लेकिन जो नहीं हो पाता है वो हमारे हम जीतेंगे बैच में मिलता है। तो जो भी अगर ले सकते हैं बैच हमारा 799 का ले लीजिए। कोई थोड़ी बहुत समस्या हो, कुछ भी परेशानी हो, जो सच में ही रियल में ही परेशानी हो, नहीं पे कर पा रहे हैं, घर पे नहीं दे रहा है कोई, तो मुझे दिक्कत बता दीजिए, तो जो डिस्काउंट हो सकता है वो डिस्काउंट मैं आपको वहाँ पे कर दूँगी। तो नवजात शिशु का सामान्य तापक्रम कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है कंधा प्रस्तुति। देखो यहाँ पे कंधा आ रहा है, कंधा आ रहा है, समझ लो एक्रोमियन है। कंधा प्रस्तुति मतलब कंधा दिख रहा है। कंधा प्रस्तुति में निर्धारक अंग कौन सा होता है, एक्रोमियन उभार होता है, मतलब कंधे दिखने लगते हैं। एक्रोमियन का मतलब ही होता है कंधा, तो जहाँ पर कंधा आ जाए वहाँ एक्रोमियन लगा दीजिए। ऑक्सीपिट का मतलब तो क्या होता है, सिर की हड्डी होती है। एक्रोमियन मतलब क्या होता है, सिर की हड्डी होती है। अगला है, नवजात शिशु की जो सामान्य श्वसन दर होती है वो कितनी होती है। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर होती है 40 से 60 प्रति मिनट, मतलब प्रति मिनट वो 40 से 60 बार सांस लेता है। 40 से 60 बार सांस लेता है प्रति मिनट, जबकि हम एक सामान्य आदमी की पूछें तो 12 से 18 बार होती है। जबकि एक बच्चा जो होता है उसके जो श्वसन कूप होते हैं ना, उसके बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो श्वसन कोशिकाएं होती हैं ना नवजात की, बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो पर मिनट 40 से 60 बार सांस लेता है। आप बच्चों को कभी गोदी में लेना छोटे से, मतलब शुरू में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको करीब 3 मिनट तो उसकी नाक वाक साफ करके उसको सांस लेने में ही लगते हैं। तो वो थोड़ी देर बाद ही नॉर्मल हो पाता है, और जब वो नॉर्मल होता है तो वो 40 से 60 मिनट प्रति मिनट सांस लेता है।
जबकि एक वयस्क मनुष्य है, आप हुए, हम कितने बाल लेते हैं? 12 से 18 बार लेते हैं। और जबकि एक नवजात शिशु जो होता है वो कितने बार लेता है? 40 से 60 बार लेता है। फ्रेंड देखिए, ये मैं आपको मेरे हम जीतेंगे बैच में लेके आई हूँ। और हम जीतेंगे बैच में किस प्रकार से आपको टॉपिक दिए जाते हैं, देखिए ये वीडियो लेक्चर डला हुआ है, ये महिला आयोग अधिनियम का वीडियो लेक्चर डला हुआ है। किस प्रकार से वीडियो है देख सकते हैं आप। देखिए इसी प्रकार से ये वीडियो पढ़ाया जाता है, ये इस प्रकार से ये वीडियो होता है पूरा। फिर एमसीक्यू भी कराए गए हैं। इसके अलावा ये जो टेस्ट टॉपिक भी दिया गया है कि टेस्ट कब कब होता है टेस्ट का, ये देखिए 14 जनवरी को टेस्ट का टॉपिक डला हुआ है, आप देख सकते हैं। महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग, खाद्य आयोग, मध्य प्रदेश महिला आयोग, महिला संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मेडिकल टर्मिनोलॉजी का प्रेगनेंसी एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम, ये सारे का कल टेस्ट है और आज हमने इसकी तैयारी करवा रहे हैं। आज दिन भर से इसकी तैयारी करवाई है, इसका वीडियो लेक्चर दिया हुआ है, इसकी पीडीएफ दी हुई है, इसके एमसीक्यू दिए हुए हैं और कल रात को 10 बजे इसका टेस्ट होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो दिए। ये मैथ्स देखिए इस प्रकार से मैथ्स भी करवाई जाती है। यहाँ पे केवल वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो सच में ही एग्जाम में आना है। ऐसे ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो सच में ही एग्जाम में आना है, केवल वही को। ये आईसीएमआर 2024 की रिपोर्ट है। इसके अलावा आप पूरे कहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी पीडीएफ है। ये देखिए यहाँ पे आप गए, ये मातृत्व लाभ अधिनियम और एमटीपी एक्ट का है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की पीडीएफ है, ये आईसीएमआर रिपोर्ट में बी कॉम्प्लेक्स की पीडीएफ है, ये बाल विवाह निषेध अधिनियम की पीडीएफ है। इसके अलावा ये सती निवारण अधिनियम की पीडीएफ है। इसके अलावा ये स्त्री अधिरूपण की पीडीएफ है। ये पूरा पाचन तंत्र है। ये मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग है। इस प्रकार से ये संपूर्ण योजना भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जीव और दास से संबंधित प्रश्न है, पाचन तंत्र से संबंधित पूरा टॉपिक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये अधिगम अक्षमता वाले बालक हैं। पूरी जिस तरह से आप किसी एप्लीकेशन पे जाके आप कितने भी फाइलें सर्च कर सकते हैं, ये कौन कौन सी फाइलें हैं, इसमें करीब आपको सारे, चाहे टीकाकरण का पार्ट हो, टीकाकरण का पार्ट आपको इसमें मिल जाएगा, चाहे आपका प्रबंधन के पूरे फैक्ट हो, प्रबंधन के पूरे फैक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको किसी भी टॉपिक के लिए कुछ परेशान नहीं होना है, सारे टॉपिक आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे टॉपिक यहाँ पर हैं। सारे ही टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ये जैसे कि महिलाओं का विश्व स्तरीय सम्मेलन है, कब कहाँ पर महिलाओं का विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था, ये देख सकते हैं। ये बाल विकास सिद्धांत है, ये बाल विकास सिद्धांत है, ये बाल शब्द भंडार है, इनको ट्रिक द्वारा करवाया गया है। ये रोग हैं, रोगों की खोजकर्ता ट्रिक है, कौन से रोग की किसने खोज की थी, ये पूरा ट्रिक द्वारा करवाया गया है। सारे फैक्ट, ये पूरे बाल कानून और बाल नीतियों से संबंधित पूरे फैक्ट, सारे की थ्योरी है और सारे के एमसीक्यू। इसके अलावा 3000 प्लस एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी ई बुक मिलेगी, 1000 प्लस वन लाइनर की ई बुक मिलेगी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 एमसीक्यू मिलेंगे, स्कूल पूर्व देखभाल के 1040 एमसीक्यू मिलेंगे, गर्भवती महिला के करीब 2 से 3000 प्रश्न मिलेंगे। इस प्रकार से आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा और इस प्रकार से यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। पूरी की पूरी ये सीडीपी के क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम है, आदिवासी योजनाएं हैं, ये गर्भवती महिला एड्स द्वारा पूरा एड्स टॉपिक है। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये एक पीडीएफ आपने पढ़ ली ना अकेले एड्स की, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से सारे टॉपिक, चाहे वो प्रबंधन वाला हो, चाहे संस्थान वाला हो, चाहे रोग वाला हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे टीकाकरण हो, चाहे सेकंड सेक्शन हो, चाहे थर्ड हो, चाहे सब कुछ जितना करवा दिया है सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी हमने 40 दिन का एक कोर्स बनाया है फ्रेंड। देखिए बाकी हमने ये हम जीतेंगे बैच, हमारा ये 40 दिन का टारगेट रखा है। 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है, 85 प्लस नंबर लाना है, रिवीजन प्रैक्टिस प्रश्न भट्टा, बहुत सारे रिवीजन आपको रोज में ही आपको कितने सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। ट्रिक द्वारा टॉपिक तैयार, ट्रिक द्वारा वीडियो लेक्चर, 2000 प्लस अधिनियम के एमसीक्यू, सभी धाराएं, सभी भाग ट्रिक द्वारा, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गर्भवती महिला 1000 एमसीक्यू, पोषण के करीब 1500 एमसीक्यू, हजारों प्रैक्टिस प्रश्न, सिलेबस के हर भाग के करीब 3-3000 एमसीक्यू। टेस्ट भी मिल रहा है, ट्रिक भी मिल रहा है, वीडियो भी मिल रही है, प्रैक्टिस एमसीक्यू, थ्योरी भी और मैराथन भी। रोज टॉपिक वाइज टेलीग्राम पर टेस्ट होंगे और व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस होगा। तो ये जो भी हमारा ये बैच लेना चाहते हैं, ये 40 दिन का टारगेट पूरा करना चाहते हैं, तो 799 में हमारा ये बैच ले लीजिए। 100% सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी,
टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है, रोज टॉपिक दिया जा रहा है और फिर उस टॉपिक का तैयारी करा के उसका टेस्ट लिया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है फ्रेंड, ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर आप मुझे अपना नंबर भी सेव करवा दीजिएगा, तो आपको स्टेटस के द्वारा भी बहुत सारे क्वेश्चन याद होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय का जो वजन है वो पूर्ण गर्भावधि तक कितना गुना बढ़ जाता है। देखो गर्भाशय का जो वजन होता है लगभग औसतन 60 से 70 ग्राम होता है। बच्चों में बात की जाए, मैं छोटी छोटी बच्चियों की, तो ये 35 ग्राम से स्टार्ट हो जाता है इसका वजन। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि गर्भाशय का वजन पूर्ण गर्भावधि तक कितना गुना बढ़ जाता है। पूर्ण गर्भावधि कब होती है? पूर्ण गर्भावधि कब होती है? पूर्ण गर्भावधि मतलब जब 40 सप्ताह का बच्चा हो जाता है तब उसको हम पूर्ण गर्भावधि बोलते हैं। और ये इस समय तक जो वजन होता है लगभग पूर्ण गर्भावस्था की अवधि अगर हम बोल दें तो लगभग 1000 ग्राम जो वजन इसका हो जाता है। कितना? लगभग 1000 ग्राम वजन इसका हो जाता है पूर्ण अवधि में। 500 से 1000 ग्राम वजन जो उसका हो जाता है। और इसका वजन कितने गुना बढ़ जाता है सामान्य अवधि से? तो गर्भाशय का वजन लगभग 20 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? लगभग 20 गुना बढ़ जाता है। गर्भाशय की अगर हम बात करें तो गर्भाशय जो लंबाई होती है लगभग 7.5 सेंटीमीटर होती है। गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर होती है और ये करीब करीब 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। गर्भाशय की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई करीब 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो दीवार होती है गर्भाशय की वो 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसके चौड़े भाग को हम फंडस बोलते हैं और जो पतला सा भाग होता है उसको इस्थमस बोलते हैं। चौड़ा भाग फंडस कहलाता है और जो पतला सा भाग होता है वो इस्थमस कहलाता है। एक बार बता देती हूँ फ्रेंड, देखो ये जो चौड़ा सा ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? इसको हम फंडस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फंडस। और ये जो पतला सा ये जो भाग कहलाता है इसको हम बोलते हैं इस्थमस। इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। ये गर्भ जो फेलोपियन नलिका है, फेलोपियन नलिका का ये एम्पुला वाला पार्ट है, इसी एम्पुला में निषेचन होता है। इसी एम्पुला में क्या होता है? निषेचन होता है। और ये पूरा गर्भाशय की जो लंबाई होती है वो कितने की होती है? गर्भाशय की जो लंबाई होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। उसकी जो दीवार होती है, ये जो दीवार होती है, इस दीवार की जो मोटाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। वजन की बात करें तो छोटी लड़कियां होती हैं उनमें 35 ग्राम से ये स्टार्ट हो जाता है और एक सामान्य जो वयस्क स्त्री हो जाती है उसका वजन लगभग, उसकी गर्भाशय का वजन लगभग 60 ग्राम होता है। और जब ये गर्भवती हो जाती है और पूर्ण गर्भावस्था आ जाती है, पूर्ण गर्भ 40 हफ्ता जब हो जाते हैं गर्भावस्था को, तो इसका वजन लगभग 1000 ग्राम तक पहुँच जाता है। तो ये कम से कम बोला जाए तो लगभग 20 गुना ये बढ़ जाता है पूर्ण टर्म में। तो गर्भाशय का जो वजन है वो पूर्ण गर्भावधि तक कितना गुना बढ़ जाता है? 20 गुना बढ़ जाता है। कितना? 20 गुना बढ़ जाता है। 1000 ग्राम के लगभग ये हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे ये प्रसव खत्म होता है तो धीरे धीरे ये कम होना भी आरंभ हो जाता है। कम होना आरंभ हो जाता है धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में खतरे का चिन्ह क्या है? पहला है दौरे आना, बिल्कुल है। रक्तचाप बढ़ना, ये भी है। चेहरे तथा हाथों में सूजन, ये भी है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की द्वितीय विजिट कितने सप्ताह पे करना चाहिए? पहली विजिट करना चाहिए पहली विजिट करना चाहिए 12 सप्ताह में। दूसरी विजिट करना चाहिए 14 से 26 सप्ताह के मध्य। तीसरी करना चाहिए 28 से 34 सप्ताह के मध्य और चौथी करना चाहिए 36 से 40 सप्ताह के मध्य। तो यहाँ पे दूसरी विजिट की बात चल रही है तो क्या आ जाएगा? 14 से 26 सप्ताह के बीच आ जाएगा। टोटल 4 विजिट की सलाह WHO ने दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलता है कि लगभग 4 विजिट जो है एक महिला को प्रसव के समय करानी चाहिए। कौन बोलता है? ये बोलता है विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गर्भवती महिला को कम से कम कितनी बार प्रसव पूर्व जांच कराना चाहिए? 4 बार प्रसव पूर्व जांच कराना चाहिए। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बोला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी MCQ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। यहाँ से भी MCQ बन सकते हैं क्योंकि जितने भी यूनिसेफ के तो मैंने करवाया है आप लोगों के लिए। यूनिसेफ आप देखिएगा, यूनिसेफ के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। इसके अलावा WHO के क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूँगी। और ये इस तरह के क्वेश्चन गर्भवती महिला के आप घर पर बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसी तरह की PDF की, तो हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए आप। यहाँ ऐसी ही PDF आपको रिवीजन के लिए मिलती रहेंगी।
और रोज़ाना आप टेस्ट दोगे टेलीग्राम पर तो आपकी क्वेश्चन गलत होंगे तो उसकी भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। 40 सप्ताह का भ्रूण जब हो जाएगा तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 40 सप्ताह के भ्रूण की लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। और जबकि एक जबकि एक भ्रूण जो रहेगा, जो 8 सप्ताह का भ्रूण रहेगा तो उसकी लंबाई कितनी रहेगी? लगभग 3 सेंटीमीटर या 1 से 1.5 इंच रहेगी। 8 सप्ताह, 40 सप्ताह टर्म हो जाता है। टर्म मतलब पूरा समय हो गया है महिला को बच्चे देने के लिए, बच्चे ने अपने पूरे 40 वीक कंप्लीट कर लिए हैं, 280 दिन कंप्लीट कर लिए हैं, अब बच्चा पूरा तैयार। लेकिन अगर इसके पहले हो जाता है बच्चा, 37 सप्ताह के पहले हो जाता है तो उसको हम प्री टर्म बोलते हैं। और 40 के बाद होता है तो उसको पोस्ट टर्म बोलते हैं। 40 के बाद क्या होता है? पोस्ट टर्म। 40 के पहले प्री टर्म और 40 पर ही होता है तो उसको टर्म बेबी बोलते हैं। नवजात शिशु की सामान्य नाड़ी दर क्या होती है? नाड़ी दर क्या होती है? अब आपसे पूछेंगे नाड़ी दर की, तो हृदय पंप की जो गति होती है, हार्ट जो पंप करता है ना, उसको हम नाड़ी दर कहते हैं। कि कितने बार में जो हृदय जो धड़क रहा है उसको हम नाड़ी दर बोलते हैं। तो जो नाड़ी दर होती है बच्चे की वो 120 से 160 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 120 से 160 प्रति मिनट होती है नाड़ी दर एक नवजात शिशु की। कितनी होती है? 120 से 160 होती है नाड़ी दर एक नवजात शिशु की। सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? 120 से 160 होती है। यदि 60 मिनट से ये कम होती है, 60 बीट प्रति मिनट से, यदि 60 बीट प्रति मिनट से कम होती है तो वो स्थिति जो होती है वो ब्रेडिकार्डिया कहलाती है। और 160 से अगर ज़्यादा होती है तो वो ट्रैकीकार्डिया कहलाती है। ज़्यादा भी बुरी होती है, कम भी बुरी होती है। तो कम क्या कहलाती है? ब्रेडिकार्डिया। और ज़्यादा क्या कहलाती है? ट्रैकीकार्डिया। 120 से 160 नॉर्मल होती है सामान्य नाड़ी दर। और अगर ये 60 से भी कम हो जाएगी, 60 बीट प्रति मिनट से भी कम हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगी? ब्रेडिकार्डिया की स्थिति कहलाएगी। इसको हम दिल धड़कना बोलते हैं। नाड़ी दर क्या बुलाती है? दिल धड़कना बोलती है। हृदय पंप कैसे कर रहा है उसको हम बोलते हैं नाड़ी दर। तो बच्चों में कितनी होती है? 120 से 160 होती है बच्चों में। और अगर ये 60 से कम हो जाती तो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ज़्यादा हो जाती है 160 से तो ट्रैकीकार्डिया हो जाता है। अगला है सूतिकावस्था या परपेरियम में क्या परिवर्तन होते हैं? प्रत्यावर्तन होता है, पुनः अपनी स्थिति में वापस आता है उसका गर्भाशय जो होता है। दुग्ध क्षरण होता है, दुग्ध निकलता है, ये भी सही है। स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति होती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में 20 सप्ताह बाद, गर्भावस्था के 20 सप्ताह बाद होने वाला रक्तस्राव क्या होता है? गर्भावस्था चल रही है, गर्भावस्था के 20 सप्ताह हो गए तो वो जो रक्तस्राव कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? गर्भपात कहलाएगा, प्रसव पश्चात। तो ये प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रसव पूर्व, क्योंकि प्रसव हुआ नहीं है 20 सप्ताह में, उसके पहले कभी कभी योनि से ब्लड आने लगता है तो उसको हम बोलते हैं प्रसव पूर्व रक्तस्राव, उसको हम बोलते हैं। अगला है पार्टोग्राफ में निम्न सूचनाएं दर्ज होती है। पार्टोग्राफ होता क्या है? तो पार्टोग्राफ क्या होता है? एक उपकरण होता है। नवजात जो बच्चा होता है या जो महिला के गर्भ में बच्चा होता है उसकी स्थिति जांचने के लिए पार्टोग्राफ का उपयोग किया जाता है। कि इसमें अलर्ट और एक्शन लाइन का उपयोग करते हैं। इससे पता चलता है कि बच्चे की स्थिति कैसी है, उसका हार्ट सही से पंप कर रहा है या नहीं, या पूरा चीज़ उससे ग्राफ, इसमें एक ग्राफ होता है जिसमें एक्स प्रतीक द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। तो पार्टोग्राफ क्या चीज़ होती है? तो गर्भावस्था में शिशु की और माता की निगरानी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पार्टोग्राफ क्या होता है? गर्भावस्था में प्रसव के दौरान माँ और बच्चे की स्थिति की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कब उपयोग होता है इसका? तो याद रखना प्रसव के दौरान। पार्टोग्राफ का उपयोग कब होता है? प्रसव के दौरान। ये बोल सकते हैं प्रसव पूर्व, प्रसव बाद, प्रसव दौरान। तो याद रखना है कब होता है इसका? प्रसव दौरान होता है। कागज की एक शीट पर समय के साथ इसमें दर्ज किया जाता है। इसमें गर्भाशय की ग्रीवा के फैलाव, भ्रूण की हृदय गति, प्रसव की अवधि आदि सारे संकेत शामिल होते हैं। प्रसव की निगरानी इससे की जाती है। और इससे जो WHO है उन्होंने बताया है कि जो सक्रिय श्रम करती हैं जो महिलाएं, उनका ज़रूर इसका करना चाहिए। इससे असामान्य प्रसव की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हम महिला मातृ मृत्यु दर और बच्चे मृत्यु दर को रोक सकते हैं। कागज़ की शीट पर इसको निकाल सकते हैं। और प्रतीक कौन से द्वारा प्रदर्शित करते हैं ये भी आ सकता है। पार्टोग्राफ में कौन सा प्रतीक प्रदर्शित करते हैं? X प्रतीक द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगला है गर्भस्थ शिशु के अंगों को कितने सप्ताह
से मतलब स्पर्श कर सकते हैं, तो 20 सप्ताह से स्पर्श कर सकते हैं। अगर 20 सप्ताह बाद लगने लगता है कि हाँ ये बच्चे का हाथ है, ये पाँव है, तो उसको टच कर सकते हैं। गर्भस्थ, और ये आपको मुझे क्वेश्चन बताना है, गर्भस्थ अवस्था में बच्चे का जो हृदय होता है वो कब से बनना स्टार्ट कर देता है? गर्भावस्था में जो बच्चे का हृदय है वो कब से बनना स्टार्ट कर देता है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला है 28 सप्ताह तक फंडस की ऊंचाई कितनी होती है? ये फंडस होता क्या है पहले ये देख लो। ये जो होता है, ये जो फंडस होता है, ये जो महिला का जो हिस्सा होता है जो ऊपर बढ़ता जाता है, ये इस प्रकार से जो हिस्सा होता है ये जो बढ़ता जाता है इसको हम फंडस बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि गर्भावस्था में जो फंडस होता है उसकी ऊंचाई कितने सप्ताह में पूछ रहे हैं? 28 सप्ताह में। 28 सप्ताह में फंडस की ऊंचाई कितनी हो जाती है? देखो 28 सप्ताह ये है, 28 सप्ताह ये है, तो यहाँ पे हम इंच से नापते हैं। 28 सप्ताह में जो बच्चा होता है बढ़ता जाता है। देखो पहले ही बच्चा यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है। ये बच्चा मतलब ये यहाँ ऊपर बढ़ता जाता है बच्चा जो होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो 28 सप्ताह का जो बच्चा होता है उसकी जो फंडस हाइट होती है 28 सप्ताह के बच्चे की, 28 सप्ताह के बच्चे की फंडस हाइट, फंडस आप समझ गए हो कि जो पेट का जो उभरा जो वो हिस्सा होता है उसको हम फंडस बोलते हैं। तो 28 सप्ताह बाद फंडस की जो ऊंचाई होती है, 28 सप्ताह में बच्चा कितना बड़ा हो जाता है? देखो अगर वजन की बात की जाए तो बच्चा जो होता है करीब 1 किलो वजन का हो जाता है 28 सप्ताह में, और जिसकी जो फंडस की ऊंचाई हो जाती है वो 26 से 30 सेंटीमीटर हो जाती है। 26 से 30 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है, और वजन कितना हो जाता है 28 सप्ताह तक बच्चे का? लगभग 1 किलो का वजन हो जाता है। और स्टेथोस्कोप के जरिए बच्चे की धड़कन भी सुन सकते हैं इस समय तक, 28 सप्ताह तक। तो 28 सप्ताह पर फंडस की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर हो जाती है? 26 से 30 सेंटीमीटर फंडस की ऊंचाई हो जाती है 28 सप्ताह तक। कितनी? 26 से 30 सेंटीमीटर हो जाती है, और वजन कितना हो जाता है? 1 किलोग्राम वजन इसका हो जाता है। ये फंडस है पूरा, इस तरह से ये फंडस होता है। गेस्टेशनल एज मतलब होता है गर्भवती अवस्था। अगला है गर्भावस्था के दौरान महिला का हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है? देखो महिला का हीमोग्लोबिन का जो क्वेश्चन है ना, छत्तीसगढ़ के सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया है। आप लोगों को भी इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को भी ये पूछा जा सकता है। सारे ही फैक्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आना, मैं केवल वही क्वेश्चन लाती हूँ जो पढ़ना है। हर कुछ मत पढ़िए। आप लोगों से भी बोलूँ भले कहीं का भी पैकेज ले लीजिए, बहुत ध्यान से रखिए कि क्या क्या पढ़ना है। प्रबंधन में पटवारी का प्रबंधन नहीं पढ़ना है सबसे पहले। बाल विकास में जो वो वाला बाल विकास बिल्कुल मत पढ़ना जो वर्ग 1 वर्ग 2 का है, ये दोनों को बिल्कुल ही मना। ये दोनों छोड़ दोगे ना तो आपका सिलेबस ऑलरेडी कम हो जाएगा। प्रबंधन में करीब 10 से 12 नंबर का पैसेज आएगा। बचे हुए नंबर आपके कितने रहेंगे? 45 में से 10 नंबर अगर वहाँ चले गए तो 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर में से 10 नंबर की तो पंचवर्षीय योजना ही आएंगी, और पंचवर्षीय योजना की मैं केवल आपको 91 क्वेश्चन दूंगी। उन 91 से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, और 91 क्वेश्चन ट्रिक द्वारा याद भी करवा दूंगी। उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इस तो आपके ये 10 नंबर यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। बचे रहेंगे कितने? फिर वो 20-22 नंबर आपके बचे रहेंगे। उसमें 5-6 नंबर के समाज वाले क्वेश्चन आते हैं जो आप खुद ही से कर लोगे। बचा नेतृत्व रहेगा, सामुदायिक संगठन रहेगा, जो सामुदायिक गतिशीलता रहेगा, ये वाला संप्रेषण वाला पार्ट होगा, इसको मैं समझा दूंगी। इसके बहुत सारे एमसीक्यू करवा दूंगी, तो उससे आपके क्वेश्चन पूरे। तो प्रबंधन वाले की तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। बाल विकास की बात करें तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पे बाल देखरेख संस्थान से आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन बाल नीति, बाल संविधान, बाल अनुच्छेद, इनसे संबंधित आएंगे। बाल विकास जो शिशु पूर्व देखभाल है, अगर आप थॉर्नडाइक पढ़ने लगे हैं, बंडूरा पढ़ने लगे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत नगण्य है कि आ जाए, क्योंकि ये आपका पढ़ाई वाला नहीं है, ये आपका महिला पर्यवेक्षक का। इसमें आप किसी बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हो तो आपको उसका ये पूरा नॉलेज लिया जाए ना, तो ये इसलिए वो वाले टाइम उसमें बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करो। इससे ज़्यादा अच्छा विशेष आवश्यकता वाले देखभाल वाले बच्चे पढ़ो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी मैंने केवल 500 एमसीक्यू दिए हैं, बस वही पढ़ो। उसके बाहर एक भी, उसमें मैं सारा कुछ करवा दिया। आज उसका वीडियो एक पार्ट मैंने करवा दिया है उसका, आज सेकंड पार्ट भी मैं उसका लेके आऊँगी। तो नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसके बाद सेकंड पार्ट देखना। उसमें भी आपके पूरे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे। बात की जाए उसमें
2 या 3 क्वेश्चन आपके एड्स के भी रहेंगे, तो वो एड्स वाला भी आपको कर लेना है, एड्स वाला भी बहुत अच्छे से पार्ट, तो वहाँ से हो जाएंगे। तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक डिवाइड करके करना है, तब आपका हो पाएगा। फर्स्ट सेकंड पार्ट में सारे अधिनियम आपको बहुत अच्छे से करना है, स्पेशली जो महिलाओं से संबंधित अधिनियम है, बच्चों से संबंधित अधिनियम है, वो बहुत अच्छे से कर लेना है। पर पहले पार्ट से टीकाकरण हुआ, टीकाकरण से 3-4 प्रश्न आएंगे ही, पोषण से 3-4 प्रश्न आएंगे ही, गर्भवती महिला के तो पहले पार्ट से भी आएंगे और चौथे पार्ट से भी आएंगे, तो ये पूरा ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गर्भवती महिला का। इसके अलावा कुछ स्पेशली रोग दिए गए हैं, डिप्थीरिया हुआ, डायरिया हुआ, उल्टी हुई, टीबी हुआ, निमोनिया हुआ, ये सारी चीज़ों इनके आपको मैं बहुत सारे एमसीक्यू करवा दूंगी, तो ये रोग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, तो आपका पढ़ना बहुत सारा। ये सोचेंगे यार आप क्या करें, इतना कम समय बचा है, तो फिर जरूर डरोगे। 31 सीटें अब क्या करें, 31 सीटें अब क्या करें, तो पढ़ो मत, फिर भरो ही मत फॉर्म जब यही सोचना है तो। और अगर भरना है तो फिर टॉपिक वाइज पढ़ते चलो, बिना किसी एक ही चीज़ के पीछे मत भागो। पता चला है कि प्रबंधन हो गया, 1.5-2 महीने से प्रबंधन कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करो। तो बात करें गर्भावस्था के दौरान महिला का हीमोग्लोबिन स्तर सामान्य माना जाता है, कितना सामान्य माना जाता है, तो 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर जो हीमोग्लोबिन होगा, मतलब सामान्य तो माना जाता है 11.5 से 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर जो हीमोग्लोबिन सामान्य माना जाता है। यदि पहली और दूसरी तिमाही है तो पहली और दूसरी तिमाही में 11 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन अच्छा माना जाएगा, और दूसरी तिमाही है तो 10.5 से ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। और अगर हीमोग्लोबिन 7.5 से कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन अगर 7.5 से कम हो जाता है तो बेहद खतरनाक स्थिति हो जाती है, मतलब बेहद गंभीर एनीमिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा रक्त की कमी हो जाती है 7.5 में, तो वो ध्यान रखना है आपको। इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, 7.5 से कम नहीं होना चाहिए। आपसे पूछे गंभीर एनीमिया कब हो जाता है, तो जब हीमोग्लोबिन 7.5 से कम होता है। ये छत्तीसगढ़ में आया था, छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक में आया था कि गंभीर एनीमिया कब हो जाता है, तो जब हीमोग्लोबिन का स्तर 7.5 से कम हो जाता है तो वो गंभीर एनीमिया की श्रेणी में आ जाता है। और सामान्य कितना होता है, 11.5 से 13 होता है। हीमोग्लोबिन के लिए जो आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है हर महीने, वो लेना चाहिए। फॉलिक एसिड की मतलब फॉलिक एसिड की जो गोली है वो गर्भावस्था के पहले 4 हफ्ते, शुरू के जो 4 हफ्ते हैं वो वहाँ शुरू कर देना चाहिए, और 12 हफ्ते तक ले लेना चाहिए जो किसकी, फॉलिक अम्ल की गोली। और आयरन की गोली है वो गर्भधारण के पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, और प्रसव के 3 माह तक ले लेना चाहिए, क्योंकि वो आयरन ही बढ़ाएगा। कम से कम 60 मिलीग्राम आयरन एक्स्ट्रा उसमें से मिल जाता है। इसके अलावा कैल्शियम की गोली भी लेना चाहिए, 50 मिलीग्राम कैल्शियम जो है पहली तिमाही में लेना चाहिए, और तीसरी तिमाही में लगभग 600 से 1500 मिलीग्राम जो कैल्शियम लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अगर ये आयरन फॉलिक एसिड कैल्शियम की गोली लेते हो तो ये हीमोग्लोबिन जो स्तर जो है वो सामान्य बना रहता है। अगला है गर्भावस्था में आयरन फॉलिक एसिड तथा कैल्शियम की गोलियां कितने दिनों तक देनी चाहिए, 180 दिन तक। गर्भावस्था की बात कर रहे हैं, वैसे तो 100 दिन की गोली दी जाती है, लेकिन गर्भावस्था में कितने दिन तक देनी चाहिए, गर्भावस्था में 180 दिन तक गोली देनी चाहिए आयरन फॉलिक एसिड की, 180 दिन तक देनी चाहिए। गर्भावस्था में जो आयरन फॉलिक एसिड की गोली का जो कलर होता है वो लाल रंग का होता है, लाल रंग की गोली गर्भावस्था में देनी चाहिए। 6 से 10 साल की जो बच्चे रहते हैं उनको जो आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है वो गुलाबी कलर की रहती है 6 से 10 साल तक के बच्चों को। उसके अलावा जो 11 से 19 साल तक के लोग रहते हैं उनको जो दी जाती है वो नीली कलर की दी जाती है। जो किशोरी रहते हैं उनको नीली कलर की, वो गर्भवती महिला को जो ये गोली दी जाएगी वो लाल कलर की रहती है। कैसी, लाल कलर की रहती है। प्रजनन आयु योग्य महिलाओं को भी लाल गोली दी जाती है, लेकिन उनको कम से कम 4 दी जाती है, जबकि जो गर्भवती महिला हो उनको 180 दी जाती है, 180 गोली दी जाती है 180 दिन के लिए। नवजात शिशु का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है, नवजात शिशु का सामान्य रक्तचाप मतलब उसका बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 64 से 41 इनका बीपी को सामान्य माना जाता है। 64 से 41 जो बीपी होता है सामान्य माना जाता है, या बोल सकते हैं 45 से 60, इसमें से कौन सा है, नीचे वाला कितना होगा 45, ऊपर वाला कितना होगा 60। जैसे कि हमारा कितना होता है 120/80 होता है, ऐसे इनका क्या होता है 60/45 या 60/41 बच्चों का होता है। बच्चों का ब्लड प्रेशर हमसे कम होता है, और जब बच्चा 1 महीने का होता है तो ब्लड प्रेशर जो होता है 65, 95, 68 हो जाता है।
और जब बच्चा छोटा होता है तो कितना होता है उसका होता है 60-45 या 60-41 होता है। 60-45 या नीचे वाला जो होता है वो कितना होता है 45 होगा, और जो ऊपर वाला होगा वो कितना होगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक ऊपर वाला, डायस्टोलिक नीचे वाला होता है। तो इनका जो डायस्टोलिक होता है वो 45 होता है और सिस्टोलिक जो होता है 60 होता है। जबकि हमारे में कितना होता है डायस्टोलिक 80 और सिस्टोलिक 120 होता है वयस्क व्यक्ति का। जब बच्चा 1 महीने का होता है उसका 95 और 68 हो जाता है। 68 नीचे वाला और 95 ऊपर वाला हो जाता है। अगला है सूतिका अवस्था की रिमोट अवस्था कौन सी कहलाती है। रिमोट अवस्था कौन सी बोलते हैं, रिमोट अवस्था होती है जहाँ पर पूरी तरह से निगरानी रखनी चाहिए, मतलब महिला की निगरानी, कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या नहीं। प्रथम 24 घंटों 1 से 7 दिन, 7 दिन से 42 दिन या उपरोक्त सभी। तो कम से कम 1 से 7 दिन की जो अवस्था होती है, 1 से 7 दिन की जो अवस्था होती है, मतलब पूरा 1 सप्ताह जो होता है बच्चा होने के बाद, वो जो अवस्था होती है वो रिमोट अवस्था होती है। सूतिका अवस्था की रिमोट अवस्था कौन सी होती है, 1 से 7 दिन की जो अवस्था होती है उसको हम रिमोट अवस्था कहते हैं। तो सूतिका अवस्था की रिमोट अवस्था कौन सी होती है, 1 से 7 दिन वाली अवस्था रिमोट अवस्था कहलाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एंड करते हैं क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन भी हैं लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ये इस तरह से और भी क्वेश्चन आपके हैं। ये पूरा का पूरा करिए 1200-1500 क्वेश्चन का एक बंच बना रही हूँ मैं हमारे बैच के लिए, तो ये आप लोगों को भी कराती जाऊंगी। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, बहुत ही शानदार ये प्रश्न थे। अगले क्वेश्चन का वीडियो कल लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।